हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 75 तक। यह हमारा आरसीसी का 5th पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। मिनिमम पिच ऑफ ट्रांसफर रेनफोर्समेंट इन अ कॉलम इज। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट का यूज़ किया जाता है कॉलम में, उसमें मिनिमम पिच कितनी होगी। तो हम देखते हैं ट्रांसफर रेनफोर्समेंट होता क्या है और इसका यूज़ क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे मिनिमम पिच कितनी होगी ट्रांसफर रेनफोर्समेंट के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हो कॉलम का क्रॉस सेक्शन बनाया गया है प्लान में और एलिवेशन में। जब प्लान जो कॉलम का टॉप व्यू होगा, जब कॉलम को टॉप से देखेंगे तो कॉलम का क्रॉस सेक्शन इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें जो ये बार है ये आपके लेटरल या जो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट जिसको कहा जाता है ये है, और जो डार्क सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके मेन बार्स होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बार्स भी कहा जाता है। जब एलिवेशन में आप देखोगे तो यहाँ पर एलिवेशन जो बना हुआ है क्रॉस सेक्शन है ये, इसमें आप ये जो बार्स है ये है लॉन्गिट्यूडनल बार्स होंगे और ये इसके टाई बार्स है, उसको टाई बार्स कहा जाता है या उसको ट्रांसफर रेनफोर्समेंट भी कहा जाता है। आपने यहाँ पर देख लिया, समझ लिया, जो इनके दोनों के बीच की जो दो टाई बार है या जो ट्रांसफर बार दिए गए हैं ट्रांसफर रेनफोर्समेंट, इनको पिच कहेंगे। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इनके बीच की डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, इसको हम कहेंगे पिच। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो जो टाई बार्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी पिच होगी। अब इसका यूज़ कहाँ पर और क्यों होता है, पिच जो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट है इसका यूज़ क्या होगा, इसको हम कॉलम में क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट होता है इन अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ शियर स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस एज वेल एज प्रिवेंट बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स। तो जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं, इन लॉन्गिट्यूडनल बार्स की जब बकलिंग होती है, बकलिंग का मतलब ऐसे ही जब मुड़ जाते हैं वो, इसको हम क्या कहेंगे, बकलिंग हो रही है। ठीक है, तो बकलिंग होती है तो जो रेनफोर्समेंट होते हैं ट्रांसफर्स, वो इनको बकलिंग से भी रोकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, और जो इसमें शियर स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस आती है उसको भी वो ट्रांसफ़र करती है। तो इसके दो काम आपने देख लिए यहाँ पर जो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट होता है। अब हम देख लेते हैं मिनिमम पिच कितनी होगी। जो दो टाई बार है, ये जो दो रेनफोर्समेंट है ट्रांसफर रेनफोर्समेंट, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी वो हम देख लेते हैं। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है आईएस कोड का, IS 456/2000 का। इसमें आप देख सकते हो पिच एंड डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज। इसमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक में दिया गया है कि पिच कितनी होगी और सेकंड पॉइंट आपका दिया गया है कि डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज कितना होगा। तो हमें क्वेश्चन में पिच पूछा गया है कि पिच कितनी होगी। हम देख लेते हैं यहाँ पर, द पिच ऑफ ट्रांसफर रेनफोर्समेंट शेल बी नॉट मोर देन द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस। मतलब इसमें तीन जो दिए गए हैं इनमें से क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जो लिस्ट होगी वो हमारी होगी ट्रांसफर्स जो रेनफोर्समेंट की पिच होगी। फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है, द लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर। जो कंप्रेशन मेंबर होगा उसकी जो भी लिस्ट लेटरल डायमेंशन होगी वो हमारी क्या होगी, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की पिच होगी। सेकंड आप देख सकते हो 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार टू बी टाइड। ठीक है, और थर्ड हमारा है 300 mm। ये लेटेस्ट आईएस कोड है हमारा, आईएस कोड 456/2000। उसके अनुसार ये पिच यहाँ पर जो भी तीन में से मिनिमम होगी वो हमारी पिच होगी। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन ए, द लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द मेंबर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, 16 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार टू बी टाइड, ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा। 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ ट्रांसफर रेनफोर्समेंट, ये पुराने कोड के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही होगा सी, लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो लेटेस्ट कोड से पूछे जाते हैं, तो इसमें करेक्ट कर लेना आप। सी जो ऑप्शन होगा उसमें क्या आ जाएगा, 300 mm आएगा। और लास्ट हमारा है लेजर ऑफ द अबव 3 वैल्यूज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा लास्ट जो है डी, वो करेक्ट आंसर होगा। इन तीनों में से जो मिनिमम होगी वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पिच कहलाएगी, वो कहलाएगी मिनिमम पिच। अब हम देख लेते हैं मिनिमम पिच का डायमीटर कितना होता है। जो पिच होगा, पिच में हम जो रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रांसफर रेनफोर्समेंट जो यूज़ करते हैं उसका डायमीटर कितना होगा। तो आप सेकंड पॉइंट यहाँ देख सकते हो, द डायमीटर ऑफ पॉलीगोनल लिंक्स आर लेटरल टाइज सेल बी नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार्स एंड इन नो केस लेस देन 16 mm। ठीक है, मिनिमम उसका 16 mm होगा, या फिर जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो हमने यूज़ किए हैं उसमें जो लार्जेस्ट डायमीटर होगा उसका 1/4, इन दोनों में से हम देख लेंगे, जो भी नॉट लेस देन, इन दोनों से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो
तो ये हमने दोनों यहाँ पर देख लिया हमने, पिच और डायमीटर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 आंसर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्सपांसन जॉइंट्स इन स्ट्रक्चर्स एज पर IS 456 1978। आपको पुराने कोड से यहाँ पर पूछा गया है, पुराने कोड से पूछा गया है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्सपांसन जॉइंट्स की कितनी होगी IS कोड 456 1917 के अनुसार। तो हम देख लेते हैं एक्सपांसन जॉइंट्स का यूज़ क्या होता है। एन एक्सपांसन जॉइंट्स इज अ गैप इन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स प्रोवाइडेड टू अलाउ फॉर द मूवमेंट ऑफ द बिल्डिंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो बिल्डिंग का मूवमेंट हो सके, ठीक है, मूवमेंट को अलाउ करने के लिए, जिससे कि कोई क्रेक ना आए। यदि हम एक्सपांसन जॉइंट प्रोवाइड नहीं करते हैं और बिल्डिंग का टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है, ठीक है, कम होता है तब उसमें कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें एक्सपांसन जॉइंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बिल्डिंग एक्सपांड होती है, तो उसमें एक्सपांसन जॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। और ये एक्सपांसन जॉइंट क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? क्योंकि उसको प्रोवाइड करने के कारण उसका मूवमेंट हो सके, मूवमेंट को अलाउ कर सके हम, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हम देख सकते हैं एक्सपांसन जॉइंट अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग होंगे। यदि आरसीसी स्ट्रक्चर है जो हमने हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, उसमें हम कितने उसके पास एक्सपांसन जॉइंट जो होंगे गैप कितनी होगी 45 मीटर होगी। सेकंड हमारा है लोड बियरिंग ब्रिक्स स्ट्रक्चर, उसमें 30 मीटर होगी। बाउंड्री वॉल के लिए 10 मीटर गैप होगी एक्सपांसन जॉइंट की। और लास्ट आप देख सकते हैं ओवर हैंगिंग मेंबर्स, उसमें हम जो एक्सपांसन जॉइंट प्रोवाइड करेंगे उसकी गैप कितनी होगी 6 मीटर होगी। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर सी करेक्ट होगा। एक्सपांसन जॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी 45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। अ कंटिन्यूअस बीम इज डीम्ड टू बी डीप बीम इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी बीम डीप बीम कहलाएगी, ठीक है, जब उसका ओवरऑल डेप्थ, इफेक्टिव स्पान और ओवरऑल डेप्थ का रेशियो कितना होगा, किससे कम होगा, तो वो बीम डीप बीम कहलाएगी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया है आईएस कोड से। इसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईएस कोड से। आरसीसी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आईएस कोड से पूछे जाते हैं और डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया आईएस कोड से, इसमें देख सकते हो आप, अ बीम शैल बी डीम्ड टू बी डीप बीम व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ L/D, ठीक है, इफेक्टिव स्पान डिवाइडेड बाय ओवरऑल डेप्थ, इसका रेशियो इज लेस देन, जब वो कम होगा 2 से फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम और 2.5 फॉर कंटिन्यूस बीम। जब L/D का रेशियो 2 से कम होगा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए तो वो हमारी बीम कहलाएगी डीप बीम। और जब ये L/D का रेशियो जो होता है 2.5 से कम होगा और कंटिन्यूस बीम के लिए तो वो बीम क्या कहलाएगी डीप बीम। अब क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम पूछा गया है या कंटिन्यूस बीम पूछा गया है। क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है कंटिन्यूस बीम, तो फ्रेंड्स कंटिन्यूस बीम के लिए क्या हो जाएगा L/D रेशियो 2.5 से कम होगा, तब उसको हम क्या कहेंगे डीप बीम कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम डीप बीम। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब इज एट डिस्टेंस ऑफ। आपको क्रिटिकल सेक्शन पूछा गया है, ठीक है, शियर इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब। आपको फ्लैट स्लैब में पूछा गया है कि फ्लैट स्लैब में क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो हम देख लेते हैं फ्लैट स्लैब क्या होती है, पहले हम समझेंगे फ्लैट स्लैब को, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं फ्लैट स्लैब क्या होती है। इन कॉमन प्रैक्टिस सपोर्ट द स्लैब्स बाय बीम्स एंड सपोर्ट द बीम्स बाय कॉलम। मतलब जनरली क्या होता है कि जो स्लेब होती है, स्लेब को सपोर्ट किससे मिलता है, जो स्लेब होती है स्लेब को सपोर्ट मिलता है बीम से, ठीक है फ्रेंड्स। जो स्लेब होती है उसको सपोर्ट बीम से मिलता है और बीम को सपोर्ट किससे मिलता है, कॉलम से मिलता है। ये जनरली कॉमन प्रैक्टिस में ऐसा होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बीम स्लेब कंस्ट्रक्शन। वो हमारा क्या हो जाएगा बीम स्लेब कंस्ट्रक्शन। इन कॉमन प्रैक्टिस सपोर्ट द स्लेब्स बाय बीम एंड सपोर्ट द बीम्स बाय कॉलम, दिस मे बी कॉल्ड एज बीम स्लेब कंस्ट्रक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। ये जनरली मैंने समझाया आपको। हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो फ्लैट स्लेब है, तो हम इस डेफिनेशन देख लेते हैं फ्लैट स्लेब की क्या होगी। समटाइम्स बीम आर अवॉइडेड एंड स्लेब डायरेक्टली सपोर्टेड बाय कॉलम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लेब को बीम से सपोर्ट नहीं करते हैं और डायरेक्टली उसको
कॉलम का सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसमें जो बीम हमने प्रोवाइड की थी, बीम की जगह हमने क्या किया, डायरेक्ट स्लैब को कॉलम का सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, तो वो स्लैब हमारी क्या कहलाएगी, फ्लैट स्लैब कहलाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि जिस स्लैब में बीम नहीं होती है या जिस स्लैब को हम सपोर्ट बीम से नहीं देते हैं वो हमारी स्लैब क्या कहलाएगी, फ्लैट स्लैब कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें देख लेते हैं इसका क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा। उससे पहले हम देख लेते हैं जो बीम और कॉलम का जो सपोर्ट होता है वो 3 प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है। पहला आप देख सकते हो कॉलम के ऊपर, इसमें पहले केस में आप देख सकते हो कॉलम के ऊपर हमने डायरेक्टली स्लैब को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, स्लैब को डायरेक्टली सपोर्ट किसका मिल रहा है, कॉलम का मिल रहा है, तो हमारी ये कहलाएगी फ्लैट प्लेट कहलाएगी। सेकंड आप देख सकते हो ये कॉलम है और कॉलम के ऊपर क्या बना दिया, कॉलम कैपिटल बना दिया। ये क्या बना हुआ है, कॉलम कैपिटल, या इसको कहा जाता है कॉलम हेड, इसको कॉलम हेड भी कहा जाता है। थर्ड हम देख लेते हैं, ये कॉलम हेड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉलम है, इसमें आप देख सकते हो ये कॉलम है। कॉलम के बाद हमने कॉलम हेड बनाया और कॉलम हेड के बाद यहाँ पर ड्रॉप पैनल बना दिया, ये आपका ड्रॉप पैनल है। तो ये हो जाएगा फ्लैट स्लैब विथ कॉलम कैपिटल एंड ड्रॉप पैनल। ये स्लैब क्या कहलाएगी, फ्लैट स्लैब विथ कॉलम कैपिटल एंड ड्रॉप पैनल, या कॉलम हेड एंड ड्रॉप पैनल। अब हम देख लेते हैं क्रिटिकल सेक्शन। यहाँ पर 3 केस दिए गए हैं। ये IS 456-2000 का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर अटैच किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर, यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर, ये कॉलम की पेरीफेरी से कितना है, ये कॉलम है और कॉलम की पेरीफेरी से कितना होगा, D/2 पर, D/2। आप यहाँ पर देख भी सकते हो जो 12A है, 12A डायग्राम दिया गया है, ये 12B है और ये 12C। स्लैब विदाउट ड्रॉप एंड कॉलम विदाउट कॉलम हेड, मतलब इसमें कॉलम का हेड भी नहीं है या कॉलम का कैपिटल भी नहीं बना हुआ है और जो स्लैब है उसकी ड्रॉप पैनल भी यहाँ पर नहीं बना हुआ, मतलब सिंपल कॉलम है। इसमें हमने जो पहला केस देखा था इस टाइप का कॉलम है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो कहाँ पर होगा, D/2 पर, कहाँ पर होगा, D/2 पर। सेकेंड केस देख लेते हैं, स्लैब विथ ड्रॉप एंड कॉलम विथ कॉलम हेड, मतलब कॉलम का हेड भी है यहाँ पर और स्लैब का भी यहाँ पर पैनल बना हुआ है। मतलब कौन सा केस हो जाएगा हमारा, ये वाला कॉलम बना हुआ है, ये कॉलम और स्लैब का अरेंजमेंट है। यहाँ पर भी आपकी जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो D/2 पर होगा और इस केस में भी D/2 पर आप यहाँ देख सकते हो। तीनों केस यहाँ पर बने हुए हैं दोस्तों। तो हमारा आंसर हम चेक कर लेते क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब्स इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो कहाँ पर होगा, D/2 फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ कॉलम कैपिटल और ड्रॉप पैनल। ठीक है, ये दोनों तीनों जो हम यूज़ करते हैं, कॉलम सिंपल कॉलम हो जाएगा हमारा, कैपिटल या ड्रॉप हेड हमने जो यूज़ किया है और थर्ड हो जाएगा ड्रॉप पैनल जो हमने स्लैब में यूज़ किया है। तो तीनों की पेरीफेरी से कितनी दूर पर होगा, वो D/2 पर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग RCC वॉल शुड बी। आपको इस क्वेश्चन में मिनिमम थिकनेस पूछी गई है जो लोड बियरिंग RCC वॉल होती है। तो फ्रेंड्स इसमें हम देख सकते हैं जो IS कोड 456/2000 है उसके अनुसार द मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल सेल बी 100 mm। कितनी होती है वो, 100 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, इफ़ द स्टोरी हाइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ RCC वॉल। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको पूछा गया है कि जो स्टोरी होती है, जो मंजिल होती है, ठीक है, एक मंजिल 1 स्टोरी 2 स्टोरी हम जो कहते हैं ना, स्टोरी का मतलब हो जाएगा 1 मंजिल 2 मंजिल या 1 स्टोरी 2 स्टोरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें दिया गया है कि जो स्टोरी की हाइट है, ये स्टोरी की हाइट किसके बराबर हो जाती है, जो RCC वॉल है उस वॉल की लेंथ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, वॉल की लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो इसमें परसेंटेज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, वो हो जाएगी 10%। IS कोड के अनुसार कितनी हो जाएगी वो, 10% उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67, इन रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट फुटिंग ऑन सॉइल द मिनिमम थिकनेस एट एज शुड नॉट बी लेस देन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि रेनफोर्समेंट कंक्रीट फुटिंग है उसको डायरेक्टली कहाँ पर प्लेस किया गया है, सॉइल के ऊपर प्लेस किया गया है। तो आपको बताना है कि उसकी मिनिमम थिकनेस एज पर कितनी होगी, शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर 2 केस देखेंगे। फुटिंग एक डायरेक्टली कहाँ पर है, सॉइल के ऊपर रखी गई है, और एक फुटिंग कहाँ पर रखी गई है, फुटिंग ऑन पाइल।
दो केस आप यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट जो केस है फुटिंग ऑन सॉइल और फुटिंग ऑन पाइल्स, ठीक है। फुटिंग कहाँ पर रखी है, सॉइल पर रखी है फर्स्ट केस में डायरेक्टली, और सेकंड केस पर पाइल के माध्यम से उसमें लोड ट्रांसफर हो रहा है, फुटिंग से पाइल के थ्रू, और पाइल से फिर कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, सॉइल पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फुटिंग यदि सॉइल पर रखी गई है तो उसकी थिकनेस कितनी होगी, 150 mm होगी मिनिमम, और पाइल्स के ऊपर रखी गई तो 300 mm मिनिमम थिकनेस होगी। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सॉइल पर रखी गई है 150 आंसर होगा, 150 mm, आंसर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, स्लेब इज डिजाइंड इज वन वे इफ द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान इज। इसमें आपको पूछा गया है कि जब हम स्लेब को डिज़ाइन करते हैं वन वे डिज़ाइन करेंगे, कब करेंगे, जब उसका रेशियो लॉन्ग स्पान और शॉर्ट स्पान का कितना होगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख सकते हैं जो स्लेब बनी हुई है इसके दो स्पान होते हैं, एक एल वाई होता है और एल एक्स होगा। एल वाई होगा लॉन्ग स्पान होगा और शॉर्ट स्पान इसका होगा एल एक्स। वन वे का मतलब होता है जब लॉन्ग स्पान और शॉर्ट स्पान का रेशियो ग्रेटर देन 2 होता है तो हमारी स्लेब वन वे कहलाएगी, और 2 वे का मतलब होता है जब वो लेस देन आर इक्वल टू 2 हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 2 वे स्लेब कहलाएगी। उसको डिज़ाइन करेंगे हम 2 वे की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन 2। स्लेब इज डिज़ाइन इज वन वे के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, रेशियो ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन एंड बेंडिंग कंप्रेशन इज। आपको इसमें रेशियो पूछा गया है, परमिसिबल स्ट्रेस का आपको रेशियो पूछा गया है डायरेक्ट कंप्रेशन में और बेंडिंग कंप्रेशन में। परमिसिबल स्ट्रेस पूछा गया है, इसका मतलब कौन सी मेथड हम यूज़ करेंगे इसमें, WSM से हम देखेंगे परमिसिबल स्ट्रेस का रेशियो क्या होगा डायरेक्ट कंप्रेशन और बेंडिंग कंप्रेशन में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम देख लेते हैं WSM में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है 4, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेंडिंग कंप्रेशन के लिए होता है 3। यहाँ पर हम देख सकते हैं परमिसिबल स्ट्रेस है, उसका फॉर्मूला होगा अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अल्टीमेट स्ट्रेस तो सेम होगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं परमिसिबल स्ट्रेस, उसका अनुपात क्या होगा, उसका रेशियो क्या होगा डायरेक्ट कंप्रेशन में और बेंडिंग कंप्रेशन में। तो हम देख लेंगे PS परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, कंप्रेशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 होगा कंप्रेशन में, और बेंडिंग में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा 3 होगा। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 3/4। इसका मतलब लेस देन क्या है वो 1 है, 1 से कम है। अब हमारा आंसर चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 1, मतलब कौन सा आंसर होगा हमारा, आंसर ए करेक्ट होगा। लेस देन क्या होगा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर ए इज करेक्ट, लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हायर मॉड्यूलर रेशियो शो। आपको पूछा गया है इसमें कि यदि मॉड्यूलर रेशियो ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, हायर होगी या लोअर होगी, या टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको बताना है कि हायर या लोअर होगी। इसका मतलब आपको पूछा गया है मॉड्यूलर रेशियो और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में आपको रिलेशन पूछा है, या मॉड्यूलर रेशियो और टेंसाइल स्ट्रेंथ, इन दोनों में आपको रेशियो बताना है, रिलेशन बताना है, किसके बीच रिलेशन होता है और क्या रिलेशन होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर मॉड्यूलर रेशियो की जो फॉर्मूला होता है ES डिवाइडेड बाई EC, मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ये होता है रेशियो। यहाँ पर जो EC होगा, EC क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉन्क्रीट की होगी, और उसके दो फॉर्मूले होते हैं, दो IS कोड के अनुसार। आप देख सकते हो यहाँ पर IS 456 2000 के अकॉर्डिंग होगा 5000, और IS 456 1978 के अकॉर्डिंग होगा 5700/FC और FC हमारी क्या होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे EC की, तो मॉड्यूलर रेशियो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा FC के, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब है मॉड्यूलर रेशियो यदि बढ़ेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा आंसर हम देख लेते हैं, आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा, हायर मॉड्यूलर रेशियो क्या होगा, लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि मॉड्यूलर रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, FC के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बी करेक्ट होगा, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, द एवरेज परमिसिबल स्ट्रेस इन बॉन्ड फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन इज।
आपको इसमें पूछा गया है कि जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है बॉन्ड में वो प्लेन बार्स में पूछी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लेन बार हम देख लेते हैं यहाँ पर। परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ टाउ बी डी होती है। तो टाउ बी डी कंप्रेशन में इज इक्वल टू, ये रिलेशन होता है कंप्रेशन और टेंशन में। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो कंप्रेशन और टेंशन में आप रिलेशन देख सकते हो। कंप्रेशन इज इक्वल टू 1.25 इंटू टाउ बी डी टेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1.25 बोल सकते हैं हम, या 25% क्या हो जाएगा, 25% का डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हो आप। 25% का क्या होगा, डिफरेंस होगा। जो कंप्रेशन में होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या होगी, 25% क्या होगी, 25% ज़्यादा होगी टेंशन के कंपेयर में। तो हमारा आंसर हम देख लेते हैं, आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 75 का। एवरेज परमिसिबल स्ट्रेस इन बॉन्ड फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन, टेंशन में इंक्रीज्ड बाय 25% फॉर बार्स इन कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन के कंपेयर में क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। जो बार कंप्रेशन में होगा 25% क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या होगा, आंसर बी हमारा करेक्ट होगा। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं, डेवलपमेंट लेंथ में क्या चेंजेस आएगा। वैसे ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके लिए हम इसको डिस्कस करते हैं। डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है डायमीटर इंटू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई 4 टाउ बी डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंप्रेशन का फॉर्मूला होगा। टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमीटर सिग्मा एस टी और टाउ बी डी की जगह क्या हो जाएगा 1.25 टाउ बी डी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पहले फॉर्मूले में कंप्रेशन में डेवलपमेंट लेंथ कितनी थी, 4 थी, और यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ कितनी हो गई, 5 हो गई। तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बाय 16%। ठीक है, ये तो हम देख सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ टेंशन और कंप्रेशन में कितना डिफरेंस आया, देख सकते हो 4 और 5 का है। और यदि प्लेन बार की जगह हम यूज़ क्या करें, HYSD बार यूज़ करते हैं, हाई यील्ड, जो डिफॉर्म बार हमारे होते हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार होंगे, वो यदि यूज़ करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाएगी, 60% बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, मैं समझा दिया, कभी क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। द मॉड्यूलर रेशियो एम इन टर्म्स ऑफ परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन कॉन्क्रीट सिग्मा CBC इज गिवन बाय। आपको सिग्मा CBC के टर्म्स में बताना है मॉड्यूलर रेशियो क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला हमें पता है, मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूलर रेशियो इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। द एक्सप्रेशन फॉर मॉड्यूलर रेशियो m is equal to 280 divided by 3 sigma CBC, where sigma CBC is the permissible compressive stress due to bending in concrete in Newton per mm square। ठीक है, इसमें आपको पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है fully takes into account the long term effect such as creep। इसमें पूछा गया है आपको कि ये fully takes into account होगा लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट होता है कॉन्क्रीट का क्रीप के कारण। ठीक है, उसके कारण होगा। तो हम देख लेते हैं आईएस कोड के अकॉर्डिंग क्या होगा। आईएस कोड के अकॉर्डिंग जो मॉड्यूलर रेशियो यहाँ पर दिया गया फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला देख सकते हो, वेयर सिग्मा CB क्या दिया गया है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन कॉन्क्रीट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप नोट देख सकते हो, द एक्सप्रेशन गिव्स फॉर एम पार्शियली टेक्स इनटू अकाउंट लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच एज क्रीप। क्रीप जो होती है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट के कारण क्रीप होती है कॉन्क्रीट में, वो हम क्या करते हैं, पार्शियली टेक्स इनटू अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, आप नोट यहाँ पर पढ़ सकते हो, ये आईएस कोड से आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैंने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर जो मॉड्यूलर रेशियो जो हमने ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन यहाँ पर होगा वो क्या करता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट को टेक्स इनटू अकाउंट। ठीक है, उसको लेता है ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट को। Therefore, this m is not same as the modular ratio derived based on the values of EC। ठीक है फ्रेंड्स, जो मॉड्यूलर रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, EC डिवाइडेड बाई ES डिवाइडेड बाई EC, मतलब स्टील की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाई कंक्रीट की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला होता है मॉड्यूलर रेशियो का। तो हमारे पास मॉड्यूलर रेशियो के 2 फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला ये है और एक होता है 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC। तो इस नोट में दिया गया है कि ये दोनों फॉर्मूले भी सेम नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों फॉर्मूले भी सेम नहीं होंगे। हम हमारा ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है,
ऑप्शन ए है फुल्ली इज टेक्स इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच ए स्क्रिप। तो फ्रेंड्स हमने नोट अभी देखा था IAS कोड का, उसमें ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा, पार्शियली टेक्स इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच ए स्क्रिप। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट हम लेते हैं, कितना लेते हैं, पार्शियली लेते हैं। और लास्ट ऑप्शन है इज द सेम एज द मॉड्यूलर रेशियो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रक्चरल कंक्रीट AC। तो फ्रेंड्स ये सेम नहीं होती है, ये क्या होगी, डिफरेंट होगी। ऑप्शन जो डी गया, डी यहाँ पर पूछा डी है, ऑप्शन डी में ये बताया गया है कि जो मॉड्यूलर रेशियो ये फॉर्मूला दिया गया है और एक हम जो निकालते ES/EC से, तो ये दोनों सेम होंगे। तो फ्रेंड्स ये दोनों सेम भी नहीं होंगे, IAS कोड में हमने देख लिया है ये दोनों मॉड्यूलर रेशियो दोनों फॉर्मूले से जब हम निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इन वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन द केस ऑफ डिफॉर्म्ड बार इज द मोर देन डेट इन प्लेन बार्स। तो फ्रेंड जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस होती है वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन में, वो प्लेन बार के लिए हम कितना लेते हैं, 20% लेते हैं। जो प्लेन बार है उसके लिए हम कितनी लेते हैं, 20% लेते हैं। और आपको पूछा गया है कि जो HYSD बार होता है, हाई डिफॉर्म बार होगा, उसके कंपेयर में कितनी ज़्यादा लेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी हाई जो डिफॉर्म बार होता है उसमें कितनी लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन द केस ऑफ डिफॉर्म बार, ठीक है, उस बार के कंपेयर में आप देख सकते हो मे बी इंक्रीज्ड बाय 60%। उस यदि हम डिफॉर्म बार यूज़ करते हैं तो कितनी बढ़ जाती है, बॉन्ड स्ट्रेस 60% बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। तो चेंजेस डिफरेंस कितना होगा, प्लेन बार में हमने देखा 20% होती है और डिफॉर्म बार में कितनी हो जाएगी, 60%। तो जब डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा, 40%। मतलब डिफॉर्म बार हम यूज़ करेंगे तो स्ट्रेस कितनी बढ़ जाएगी, 40% बढ़ जाएगी उसकी। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी इसका करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 75। द मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ रेनफोर्सिंग बार्स एट अ सपोर्ट इन सिंपली सपोर्टेड बीम इज टू रजिस्ट इन डेड जोन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको पूछा गया है कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है और सिंपली सपोर्टेड बीम में जो सपोर्ट में हम रेनफोर्समेंट, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो उसका कारण क्या है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या रजिस्ट करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस जो बीम में आती है वो लोअर पोर्शन में आती है और पूरी बीम में हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सपोर्ट में नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस तो गलत हो जाएगा आंसर, और टेंसाइल स्ट्रेस भी इसका गलत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्रेसिव स्ट्रेस इसमें बॉटम में नहीं आएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ आती है, टॉप में आती है, और टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ आएगी, बॉटम में आती है। तो बॉटम में हम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए करेंगे, और जो ऊपर हम टॉप सरफेस में न्यूट्रल एक्सिस के टॉप में हम जो प्रोवाइड करेंगे रेनफोर्समेंट, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। और जब सपोर्ट पर हम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसकी बॉन्ड स्ट्रेस जो होती है कंक्रीट और स्टील के बीच में जो स्ट्रेस होगी, जो स्ट्रेंथ होती है, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, वो रजिस्ट करने के लिए हम वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे नंबर ऑफ रेनफोर्सिंग बार्स। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हमारा होगा सी, हमारा करेक्ट होगा। द मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ रेनफोर्सिंग बार्स एट अ सपोर्ट इन सिंपली सपोर्टेड बीम इज टू रजिस्ट इन डेड जोन बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर सी करेक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।